लास्ट क्लास में हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के बारे में बात किए थे, हाँ है ना। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में बताया गया था कि कोई भी इंडिविजुअल अगर रेसिडेंट होना चाहता है इंडिया में तो उसको कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जिसमें पहला कंडीशन उसका था कि आपको कम से कम 182 डेज रहना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में, और अगर आप इसको फेल कर जाते हो तो दूसरा कंडीशन आपको दिया जाता है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना पड़ेगा कम से कम, और उसके पीछे 4 साल में आपको कम से कम कितना रहना पड़ेगा, 365 डेज रहना पड़ेगा। यानी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 182 डेज रह जाओ प्रीवियस ईयर में यानी 2023-24 में, या तो आप 60 दिन रह जाओ अभी प्रीवियस ईयर में और उसके पीछे 4 साल में आपको 365 दिन रहना है। आया समझ में? तब आप रेसिडेंट कहलाओगे। और इसका कुछ एक्सेप्शन था कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, अगर आप इंडिया को छोड़ के जा रहे हो बाहर देश, अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, कौन पर्पस के लिए? एम्प्लॉयमेंट। अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आप अगर इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो तो आपके लिए भी वही वाला रूल, और अगर आप इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन के हो जो इंडिया आ रहे हो विजिट करने के लिए, तो आप तीनों के लिए सिर्फ पहला ऑप्शन ही है 182 डेज। अगर आप 182 डेज रहते हो तो आप रेसिडेंट, अगर आप नहीं रहते हो तो नॉन रेसिडेंट। आपको दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए, आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है। बोलो बात समझ में आया? ये सारा काम लास्ट क्लास में सीख चुके थे। आज हम लोग बात करते हैं सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, यानी जब आप रेसिडेंट हो जाओगे, जब आप सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 को सेटिस्फाई कर जाओगे, तब आपको फिर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के बारे में बात करना पड़ेगा। अगर वो नॉन रेसिडेंट हो गया है तो क्या इसके बारे में बात होगा? नहीं। वो कब बात होगा? जब वो रेसिडेंट हो जाएगा, यानी अगर वो 182 डेज वाला सेटिस्फाई कर गया है, या अगर ये फेल हो गया है तो 60 और 365 वाला सेटिस्फाई कर गया है। मतलब अगर वो रेसिडेंट हो गया है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर, तब उसको सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के अंदर उसको चेक करना पड़ेगा फर्दर कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं। आया बात समझ में? यहां पे ध्यान से सुनना। बोला है इफ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, देख रहे हो यहाँ पे, इफ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंट नहीं, कौन? रेसिडेंट, जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 को सेटिस्फाई करके आया है, जो उसको सेटिस्फाई करके आया है। बताओ एक चीज, अगर तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में पास कर जाते हो तब आप सेकेंड ईयर में जाओगे कि बिना पास किए ही चले जाओगे? पास करोगे तब ना सेकेंड ईयर में जाओगे। बस वही बात यहां पे है कि अगर आप सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 को अगर पास कर जाते हो, अगर सेटिस्फाई कर जाते हो, तब आप सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के बारे में सोचोगे। अगर आप वहीं पे फेल कर जाते हो तो क्या आगे सोचने का जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप रेसिडेंट हो जाओगे तभी आपको आगे चेक करना है कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा कि नहीं। तो बोला है अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल सेटिस्फाइज बोथ द फॉलोइंग टू कंडीशनल, यानी यहां पे दो कंडीशन आपके पास दिया गया है और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बताओ सेक्शन 6(1) में आपके पास क्या दिया गया था? सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में आपको क्या बोला गया था? एनीवन, कोई एक, या तो आप यहां पे 182 डेज वाला सेटिस्फाई कर जाओ, या तो आप 60 और 365 वाला सेटिस्फाई कर जाओ। लेकिन यहां पे बोलता है कि आपको दो दिया हुआ है कंडीशन और दो में से दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एक से गुजारा होने वाला नहीं है। आ रहा है समझ में? तो बोलता है he has been resident in India as per section 6 subsection 1 in at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 2023-24। बोलता है 2023-24 को छोड़ के इसके पीछे 10 साल में, इसके पीछे 10 साल में कम से कम आपको 2 साल आपको रेसिडेंट रहना पड़ेगा। 2 साल क्या रहना पड़ेगा? रेसिडेंट। अब सर रेसिडेंट रहना पड़ेगा वो कैसे समझ में आएगा? सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 जो बोला था, क्या बोला था कि आपको रेसिडेंट रहने के लिए 182 डेज रहना पड़ेगा, या तो 60 और 365 दिन रहना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो इस तरह से या तो 2022-23 में, या तो 2021-22 में, या तो 2019-20 में, या तो 2018-19 में, इस तरह से पीछे 10 साल में कोई भी 2 साल तुमको क्या रहना पड़ेगा? रेसिडेंट।
हाँ सर हम 2 साल रेसिडेंट हैं, चलो अच्छी बात है। अगर आप 2 साल रेसिडेंट हो तो यहीं पे आपका बल्ले बल्ले नहीं होने वाला है, आपको एक और कंडीशन दिया गया है, वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे क्या बोला है, बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई, एक से गुजारा यहां पे होने वाला नहीं है। तो पहला काम क्या है, पहला बोला है 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना पड़ेगा, 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना पड़ेगा, वो कर लेना है। और दूसरा बात बोलता है he has resided in India for a period of 730 days or more during 7 previous year immediately preceding the relevant previous year। मतलब हेलो बात नहीं, अभी हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है 2023-24, तो 2023-24 को छोड़ के इसके पीछे 7 साल में, कितना साल में, 7 साल में आपको टोटल कितना दिन रहना पड़ेगा, 730 दिन रहना पड़ेगा, कम से कम कितना दिन रहना पड़ेगा, 730 दिन। इसमें 2 कंडीशन है, पहला कंडीशन 10 साल में 2 साल रेसिडेंट रहना पड़ेगा, दूसरा कंडीशन 7 साल में 730 दिन रहना पड़ेगा। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तभी आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे, नहीं तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे। जो कि यहाँ पे आपका ये डायग्राम बनाया गया था, आपको पता होगा ये वाला चीज जो बताया गया था कि अगर आप सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 को सेटिस्फाई करोगे तो आप रेसिडेंट कहलाओगे, अगर नहीं करोगे तो नॉन रेसिडेंट, और अगर आप रेसिडेंट हो गए हो तब आप सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के बारे में सोचते हो, और अगर ये सेटिस्फाई कर जाओगे तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो जाओगे, ROR बन जाओगे। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते हो तो रेसिडेंट तो हो, रेसिडेंट तो यहीं से हो चुके हो, लेकिन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं कहलाओगे, यानी नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो जाओगे। आगे समझ में, अरे बोलो ना। मतलब अगर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 आप सेटिस्फाई कर चुके हो तो आप रेसिडेंट तो हो चुके हो, आप यहां पे भी रेसिडेंट हो, आप यहां पे भी रेसिडेंट हो। लेकिन अगर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 का दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो तब आप ऑर्डिनरी भी बन जाओगे, अगर एक भी कंडीशन फेल कर जाओगे तो नॉट ऑर्डिनरी हो जाओगे। बोलो बात समझ में आया। तो अभी तक हम लोग सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 नहीं पढ़े थे, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का काम कर रहे थे, हाँ या ना। लेकिन अब अगर तुमको क्वेश्चन में बोलेगा कि इसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको सबसे पहले 6(1) को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अगर वो रेसिडेंट हो गया तो फर्दर 6(6) भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आया समझ में, अगर नहीं हुआ तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, अगर हो गया तो ROR। ये तो हुआ ही है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऊपर नहीं हुआ तब तो मजेदार बात है, नॉन रेसिडेंट वहीं पे, तब तो आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। तो स्टूडेंट के हिसाब से अगर सोचा जाए तो स्टूडेंट क्या चाहता है पता है, सेटिस्फाई ना करे, सेटिस्फाई ना करे। क्यों पता है, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो बट नॉट रेसिडेंट बोल के लिख देंगे कि वो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है, इसलिए वो क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया, यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर भूल से वो रेसिडेंट हो गया तो फिर आगे भी चेक करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो इसीलिए बोलता है कि अगर वो रेसिडेंट हो जाता है तो फर्दर भी चेक करना पड़ेगा तुमको कि वो 6(6) वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, अगर किया तो ऑर्डिनरी, नहीं किया तो नॉट ऑर्डिनरी। बोलो बात समझ में आया। चलिए, तो यही वाला बात यहाँ पे बोला गया था सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 का। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, दोनों को मिला के अब रिपीट कर देते हैं। आपको सेक्शन 6(1) में बोला गया था कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, जिसमें पहला कंडीशन था कम से कम आपको 182 डेज रहना पड़ेगा, दूसरा कंडीशन था 60 और 365 दिन, 60 दिन आपको प्रीवियस ईयर में और 365 दिन उसके ठीक पीछे 4 साल प्रीवियस ईयर में। बोलो बात समझ में आया। अगर इसमें से कोई भी सेटिस्फाई कर गए आप रेसिडेंट, अगर दोनों का दोनों फेल कर गए तो नॉन रेसिडेंट। अगर आप रेसिडेंट हो जाते हो तो आपको 6(6) चेक करना पड़ेगा, 6(6) में आपको बोथ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जिसमें आपका पहला कंडीशन बोलता है 10 साल में 2 साल आपको रेसिडेंट रहना पड़ेगा। 10 साल में 2 साल क्या रहना पड़ेगा, रेसिडेंट, वो भी प्रीवियस ईयर को छोड़ के, यानी 23-24 को नहीं, 22-23 से काउंट करना पड़ेगा, पीछे 10 साल प्रीसीडिंग रिलीवेंट प्रीवियस ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है 2023-24, 23-24 के पीछे 10 साल आपको कंटिन्यूअस 10 साल देखोगे, और उसमें 2 साल अगर वो रेसिडेंट कहीं पे भी है तो इसका मतलब उसका ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, और सिर्फ इतना ही से गुजारा नहीं है, एंड यानी दूसरा आपका बोला है कि 7 साल में 730 दिन रहना पड़ेगा आपको कम से कम, तभी आप वहां पे रेसिडेंट कहलाओगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग कहां तक क्वेश्चन किए थे,
यहाँ पे हम लोग शायद 4 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं एक बार, क्या बोलता है। सो बोला श्री हरिदास इज एन इंडियन सिटीजन। कौन सिटीजन है? मतलब वो इंडिया में रहता था पहले, ये बात पता चल गया। बोला ही वेंट टू अमेरिका ऑन 1/1/2021। वो अमेरिका गया है कब? 1/1/2021 में। फॉर टेकिंग एम्प्लॉयमेंट इन एन अमेरिकन कंपनी। अमेरिकन कंपनी में वो एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए गया है। तो बताओ, अगर कोई इंडियन सिटीजन अगर इंडिया छोड़ के जाता है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो उसके पास सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का एक ही कंडीशन है, 182 डेज वाला। बोलो बात समझ में आया? क्योंकि वो एक्सेप्शन वाला में आ जाता है, और एक्सेप्शन वाले में आ जाने से सिर्फ उसको पहला कंडीशन ही मिलता है, अगर आप सेटिस्फाई कर गए तो आप रेसिडेंट हो, अगर नहीं किए तो नॉट रेसिडेंट। आपको वो 60 और 365 दिन वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है। बोलो हाँ या ना। तो बोला है ऑन 1/10/2022 को ही केम टू इंडिया फॉर विजिट फॉर 25 डेज। वो 2022 में आया फिर से एक बार अमेरिका से। कितना दिन के लिए? 25 दिन के लिए विजिट करने आया इंडिया, देखने के लिए कि इंडिया हमारा उसी तरह से है कि कुछ बदला है। ठीक है, वो इंडिया विजिट करने आया अमेरिका से, कोई बात नहीं। बोला आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टेनर, यानी ये 25 दिन कंप्लीट होने के बाद ऑफिस सर्विस, ही केम बैक टू इंडिया। मतलब अच्छा, जब उसका टेनर ऑफ सर्विस यानी सर्विस जो करने के लिए वो गया था अमेरिका, वो जब कंप्लीट हो गया उसका, तो वो फिर से वापस आ जाता है इंडिया परमानेंटली। इंडिया वापस आ जाता है परमानेंटली। कब आता है? 3/2/2024 को। 3/2/2024 को आता है। ही रिसीव्ड ऑल द एमोलमेंट्स ऑफ द सर्विस इन अमेरिका। अमेरिका में सारा चीज उसको सही तरीके से मिलता था, जिस तरह से उसको यहाँ पे मिलता था उसी तरह से सब कुछ मिलता था। डिस्कस वेदर सच इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24। क्या उसका टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, ये आपसे पूछा गया है। बोलो बात समझ में आया? चलिए हम लोग कैलकुलेशन करके चेक करेंगे। सबसे पहले बात हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा कि ये प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट है कि नहीं है। अरे बोलो, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 2023-24। यहीं से पता चल जा रहा है सर। यहीं पे एक बार हम नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं। चलो ध्यान से सुनना। बताओ, हम लोग को क्या करना पड़ता है? प्रीवियस ईयर लिखना पड़ता है ना, और क्या लिखना पड़ता है? नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। थोड़ा अच्छे से लिख लोगे तो ये सब लिखना पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से, एक बार देख लो, बाद में कर लेना। अब बताओ, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के बारे में सोचना है। हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? 2023-24। तो 2023-24 के बारे में लिखेंगे। बताओ 2023-24 में वो आया कब है? बोलेंगे सर देखो, वो आया है 3/2/2024 को। कब आया है? क्योंकि तुम देखो यहाँ पे, ये जो आया था वो 1/10/2022 को जो आया था, वो तो 1/10/2022 तो 22-23 है। कौन सा साल है ये? नहीं समझ में आया? हमारा स्टार्ट कब होता है? हमारा स्टार्ट कब होता है? अप्रैल में। खत्म को कब होता है? मार्च में। बताओ ये जो 1/10/2022 है वो हमारा 2022-23 का नहीं है? अप्रैल में स्टार्ट हो चुका है और वो चलता जा रहा है। अप्रैल, ये अक्टूबर है हमारा। 10 है मतलब क्या है? अक्टूबर है, और जाके खत्म होगा कहाँ पे? 23 में खत्म होगा। तो ये 22-23 है हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? 23-24। तो 23-24 के बारे में सोचोगे, 23-24 में हमारा अप्रैल से लेकर के कहाँ तक? मार्च तक। 1/4/23 से लेकर के हम लोग को 31/3/2024 तक देखना है। और वो जो आया है अमेरिका से परमानेंटली इंडिया में, वो कब आया है? 3 फरवरी 2024 को आया है। तो बताओ, इसका मतलब वो यहाँ पे जो रहा है वो कितना दिन रहा है? बोलेंगे सर 3 फरवरी को आया, तो फरवरी और मार्च बस 2 महीना रहा है। अरे बोलो ना, बताओ फरवरी में वो कब आया है? 3 तारीख को। और हम लोग का जानते हैं फरवरी में कितना दिन होता है? बोलेंगे सर 29 दिन, क्योंकि 24 हमारा लीप ईयर है। 24 क्या है? लीप ईयर। और लीप ईयर में हमारा 29 दिन होता है फरवरी का। आया समझ में? इसका मतलब ये हमारा 29 दिन का लीप ईयर फरवरी था, तो 29 में 2 दिन हमारा नहीं रहा। कितना दिन रहा? क्योंकि 3 तारीख आया तो 3 तारीख को काउंट करेंगे ना, तो 2 दिन काउंट नहीं करेंगे। तो बताओ 29 में 2 गया, कितना बचा? 27। और प्लस मार्च में तो पूरा 31 दिन रहा है। तो बताइए, इसका दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 58। कितना हो जाएगा? 58। बस इतना ही ना, मार्च में ही बंद कर देना हम लोग को। तो मार्च तक कितना हो गया? 58। बोलो, क्या ये 182 दिन वाला सेटिस्फाई किया? क्या बोला था कि अगर प्रीवियस ईयर, आप तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के गए थे ना, बोलो, तो अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गए थे तो आपके लिए कितना है? 182 डे वाला है। क्या आपका 182 डे सेटिस्फाई कर रहा है?
नहीं। तो आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट? नॉन रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट हो तो क्या फर्दर 6 वाला चेक करना पड़ेगा क्या? नहीं। 6 वाला कब चेक करते हैं? अगर आप रेसिडेंट होते हो तब। आया समझ में? और स्टूडेंट लोग क्या कहता है, ऐसा ही क्वेश्चन दे दे हम लोग को। बोलो समझ में आया? जिसमें कोई नाटक करने का जरूरत नहीं है। बोलो, थोड़ा सा लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट कीजिए। ये वाला बस बना लीजिए और उसके बाद लिखना है, क्या लिखना पड़ेगा आपको पता ही है क्या? कि वो हमारा कौन वाला लिखना पड़ेगा पता है? यहाँ पे देखो मेरे पास लिखा होगा, वो चीज याद होगा, ये वाला कि वो किसके कहाँ गया था? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए था ना? कहाँ था वो वाला जो बनाए थे हम? अंकित वाला में था, अंकित वाला में था। हाँ, अंकित वाला का एक नंबर देखो, जो यहाँ पे देखो ये वाला लिखे थे कि मिस्टर अंकित लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। बोलो है ना? तो सो ही मस्ट सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन से। अरे बोलो ना। तो यहाँ पे ही जो इंडिया में रहा है वो कितना रहा था? 61। तो वो फेल कर गया था, इसीलिए वो क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट हो गया। बोलो है ना? यही वाला चीज आपको लिखना है फिर से वहां पे, लेकिन नाम खाली चेंज कर देना है। बोलो आया समझ में? यहाँ पे मिस्टर अंकित था, वहां पे नाम अलग करके लिख देना है। बोलो, तो तुम्हारा कॉपी में लिखा होगा, वहां से आप एक बार छाप दो उसको। बोलो समझ में आया? अगर तुम यहीं से देख देख के छापना चाहते हो तो यहाँ से देख के छाप दो उसको, नाम खाली चेंज कर देना। अंकित की जगह जो नाम था वो। और सुनो, यहाँ पे 61 था तो 61 लिखे यहाँ पे, वहां पे 58 था तो 58 लिखोगे। क्लियर चीज? चलो कॉपी कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर। बोला है मिस्टर मैत्रा, अ सिटीजन ऑफ यूके, कहाँ का सिटीजन है वो? यूके का। केम बैक टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी वो इंडिया आ रहा है पहली बार। कब आया है? 1/5/2016। 1/5/2016 को वो पहली बार इंडिया में कदम रखा है। इसका मतलब 1/5/2016 के पहले वो इंडिया कभी भी नहीं देखा है, 16 के बाद ही वो इंडिया में आया है। बोलो आया ना? बोला ही स्टेड हेयर विदाउट एनी ब्रेक फॉर 3 years, वो 3 साल तक यहाँ पे रहा बिना कोई ब्रेक का, यानी यहाँ से कहीं पे ब्रेक वो नहीं लिया। एंड लेफ्ट फॉर बांग्लादेश ऑन 1/5/2019। तुम खुद सोच के देखो, 1/5/16 से लेकर के 1/5/19 3 साल होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए वो 3 साल तक बिना ब्रेक का रहा और उसके बाद वो 1/5/2019 को कहां पे चला गया? बांग्लादेश चला गया। यहां से इंडिया से कहां चला गया? बांग्लादेश। फिर बोला ही रिटर्न टू इंडिया, फिर वो रिटर्न आया इंडिया। कब? 1/4/2020 को। 1/4/2020 को वो इंडिया वापस आया एंड वेंट बैक टू यूके, और उसके बाद यहां से यूके चला गया। कब? 1/12/2020 को। 1/12/2020 में। और उस इतना छटपटाहट आदमी था, वो छटपटाने वाला था कि उसका अभी भी मन नहीं माना। ही वॉज पोस्टेड बैक टू इंडिया, फिर वो इंडिया वापस आया। कब आया है? 20/1/2024 को वापस आया है। बोला डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। प्रीवियस ईयर 23-24 बोले या असेसमेंट ईयर 24-25 बोले, काम तो हम लोग को प्रीवियस ईयर का ही काम करना पड़ता है। बोलो ना? अब समझना यहाँ पे ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पहले आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे। ठीक है? इन इंडिया ही समझ के चलना, क्योंकि इंडिया का काम कर रहे हैं। बताओ हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर 2023-24 है, तो पहले 23-24 के बारे में लिखेंगे। बताओ एक चीज, वो अगर ध्यान से समझना एकदम क्वेश्चन को, बताओ वो जब यूके गया था, देख रहे हो? अगर तुमको इस तरह से लिखने का मन करी, इस तरह से भी लिख सकते हो। बताओ वो पहली बार इंडिया कब आया था? 1/5/2016 में आया था। तो आप 16 तक चले जाओ लिखते लिखते, इस तरह से आप लिख सकते हो 2022-23, हाँ या ना? फिर 2021-22। लेकिन तुम इतना क्यों लिखने जाओगे जब तुम्हारा पहले ही, अगर फर्स्ट ईयर में ही अगर तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या आगे चेक करने का जरूरत पड़ेगा? नहीं, इसीलिए इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको देख के लग रहा है, अगर प्रीवियस ईयर में तुमको देख के लग रहा है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, उसका चांसेस है सेटिस्फाई करने का, तब तुमको यार पूरा बनाना पड़ेगा। चलो हम रिवर्स ऑर्डर में तुमको बताते हैं, एक बार समझना। लो इसको पहले मिटाते हैं हम। बताओ एक चीज, 23-24 कहां से स्टार्ट होता है? अप्रैल से स्टार्ट होता है। खत्म कहां होता है? मार्च में। वो भी 23 में स्टार्ट होगी, 24 में खत्म। बताओ वो जब गया यूके, तो यूके के बाद वो वापस इंडिया कब आया है? 2024 में आया है। अरे बोलो ना,
वो भी जनवरी में आया है। कब आया है? जनवरी। तो बताओ हमारे पास अब 24 खत्म होने के लिए कितना महीना तक बचा है? मार्च तक बचा हुआ है बस। बोलो है ना, जनवरी फरवरी मार्च, बस यही 3 महीना बचा हुआ था। हाँ या ना? जनवरी में कब आया है वो? 20 तारीख। जनवरी होता कितने दिन का है? 31 दिन का, 31 का होता है। और 31 में अगर वो 19 दिन नहीं था, क्योंकि 20 से काउंट करना पड़ेगा। बोला है ना? तो बोलेंगे सर 31 माइनस 19 अगर करते हैं तो 12 दिन आता है। कितने दिन आता है? यानी वो जनवरी में रहा 12 दिन। कोई दिक्कत? और अगर आपको यहीं से काउंट करना अच्छा लगता है तो यहीं से काउंट कर लो। 20, 21, 22, 23, 24, उस तरह से 31 तक जोड़ना, तुमको 12 दिन मिलेगा। बोलो समझे? तो 12। अच्छा अब बताओ कि तुम्हारा फरवरी भी बीच में आ रहा है। फरवरी कितने दिन का है? 29 दिन का, क्योंकि 24 में फरवरी आपका 29 दिन का होगा। और मार्च पूरा, तो मार्च कितने का? 31 दिन का। बताओ इसको ऐड करके कितना आया? 72 डेज आ गया। कितना दिन आ गया? 72 डेज। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये हमारा एम्प्लॉयमेंट पर्पस वाला है? क्या ये हमारा इंडियन ओरिजिन का है? क्या ये इंडियन शिप का क्रू मेंबर है? कुछ नहीं है। तीनों वाला एक्सेप्शन वाला केस नहीं है। और जब एक्सेप्शन वाला केस नहीं है तो इसके पास तो दोनों ऑप्शन दिया गया है। बोलो, आपको 182 डेज वाला दिया जाता है, अगर वो फेल कर जाते हो तो आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाता है 60 और 365 वाला। क्या ये 182 डेज वाला है? नहीं है। तो इसका मतलब वो 60 डेज को क्रॉस कर चुका है, तो दूसरा ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो लोग प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन को क्रॉस कर चुका है, दैट इज मोर देन 60 डेज। कितना दिन? 60 दिन से ज्यादा है। अरे बोलो हाँ या ना? तो 365 दिन भी तो 4 साल में चाहिए पीछे। आइए 4 साल आपको लिखना पड़ेगा। बताओ अब लिखो 4 साल। क्या क्या होगा? 2022-23 क्या होगा? 2021-22 क्या होगा? 2020-21 और क्या होगा? 2019-20। अरे बोलो हाँ या ना? ये 4 साल का आपको यहाँ पे जोड़ के 365 दिन होना चाहिए टोटल। कोई दिक्कत? आइए एक बार देखते हैं टोटल करके। बताओ 2022-23 में वो इंडिया में था क्या? 2022-23 में वो इंडिया में था क्या? क्योंकि सर वो अगर यूके गया था 20 में, तो 20 के बाद सीधा 24 को देखने को मिला है। क्या वो 22-23 में इंडिया में था? नहीं था। क्या वो 21-22 में इंडिया में था? नहीं था। क्या वो 20-21 में इंडिया में था? था। क्योंकि वो जब 20 में आया है तो 21 तक रुका है, मार्च तक वो रुका है कि नहीं रुका है? कहाँ सर? यहाँ तो गया है, यहाँ तक तो गया है, लेकिन वो देखो कि इंडिया वापस कब आया था? 1/4/20 को आया था। बोलो आया ना? और हम लोग का जानते हैं 20-21 हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। तो बताओ 1/4/20 से लेकर के 1/1/12 तक काउंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं बोले, नहीं समझे? वो रिटर्न कब आया था इंडिया? 1/4/20। और वो वापस यूके कब गया है? 1/12/20। इसका मतलब इतना दिन तक वो इंडिया में था कि नहीं था? था। तो आइए 20-21 में काउंटिंग करते हैं। अप्रैल में पूरा 30 दिन, बोलो। मई में 31 दिन, उसके बाद जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 1 दिन, क्योंकि 1 दिसंबर को चला गया। बोला है ना? 1 दिन। बताओ जोड़ जाड़ के कितना हो गया? 2 4 6 8 8 या 24, 240, 41 42 43 44 45, 245 डेज। 245 डेज हो गया यहाँ पे। कोई दिक्कत? हाँ या ना? अब देखते हैं 19-20 को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल देख रहे हैं ना, तो 19-20 को भी देखते हैं। बताओ 19-20 हमारा कहां से स्टार्ट होता है? 19-20 स्टार्ट कहां से होता है? 1 अप्रैल 19। खत्म कहां पे होगा? 31 मार्च 20। बताओ ये हमारा जो आया था, वो जो हमारा इंडिया आया था 1/5/2016 में, वो फिर वापस कब गया था बांग्लादेश के लिए? कब रवाना हुआ था? 1/5/2019 में। इसका मतलब अप्रैल से लेकर के 1 मई तक वो यहाँ पे था कि नहीं था? बोलो हाँ या ना? तो बोलेंगे सर हाँ था। इसका मतलब 19-20 में वो बस इतना ही दिन था। तो बोलेंगे सर अप्रैल में पूरा 30 दिन था और मई में 1 दिन था। मई में कितना दिन था? तो बताओ कितना दिन हो गया? 31 दिन हो गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? और एक बात, इसको थोड़ा सा इधर साइड करके लिखते हैं ताकि इसका फिर टोटल भी करके आपको दिखाएंगे यहाँ पे। यहां तक ठीक है? अब बताओ इसका हमारा टोटल इतना आ गया। अब बताओ ये चारों को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल कितना आ रहा है? बोलेंगे सर 276 डेज आ रहा है। कितना आ रहा है? 276 डेज। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? सो
ये नील है, ये 245 और ये 31 को जोड़ेंगे चारों साल का कितना आ रहा है 276 डेज आ रहा है, दैट इज लेस देन 365 डेज, दैट इज लेस देन 365 डेज। बता आपको क्या बोला था, आप अगर पहला कंडीशन 182 डेज वाला सेटिस्फाई नहीं करते हो तो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज्यादा रहना पड़ेगा, हाँ वो रह गया, लेकिन आपको पीछे 4 साल में 365 दिन से भी ज्यादा रहना पड़ेगा, यहाँ पे 365 दिन से ज्यादा नहीं है, 276 दिन है। क्या वो सेटिस्फाई किया? नहीं किया। इसका मतलब ना वो पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया ना वो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई किया। क्या वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? नॉन रेसिडेंट है। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना? चलो इसको पहले डायग्राम ये वाला बना लो, उसके बाद हम लिखवा देते हैं क्या लिखना है। सो बताओ इस तरह का क्वेश्चन दिया था तो आपका यहाँ पे क्या पता चला कि ये नॉन रेसिडेंट हो गया है ना। लेकिन वही अगर सोचो, अगर ये डेट तुम्हारे पास 2024 ना बोल के यहाँ पे 2023 लिखा रहता, क्या लिखा रहता 2023, तो इसका मतलब क्या होता पता है? तब इस क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करते ना तो ये रेसिडेंट भी हो जाता और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो जाता। अब बोलोगे सर कैसे? बताओ, अगर वो 20/1/2023 को ही आ गया है, इंडिया आ गया है, इसका मतलब वो 2022-23 में ही आ चुका है। बोलो ना, तो 23-24 में तो पूरा रहा है वो 365 दिन, और अगर 365 दिन पूरा रहा है तो वो तो पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई कर गया 182 डेज वाला, यानी वो रेसिडेंट तो हो गया। और जब रेसिडेंट हो गया तो फिर हम लोग को ऑर्डिनरी चेक करना पड़ेगा, और ऑर्डिनरी के लिए क्या बोलता है 10 साल में 2 साल रेसिडेंट रहना पड़ेगा और 7 साल में 730 दिन रहना पड़ेगा। बोलो है ना? ये बीच में जो यहाँ पे आया था 16 में जो आया था कि नहीं, उसके बाद वो 3 साल कंटिन्यू यहाँ पे रुका था, तो 3 साल में 365 दिन करके तुम ऐसे ही जोड़ दो तो बताओ 365 करके था कि नहीं? अगर वो 365 करके है, इसका मतलब वो ऐसे ही रेसिडेंट बन रहा है, 182 डेज वाला ऐसे वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वो रेसिडेंट हो रहा है 3 साल में भी। हम लोग को 2 साल चाहिए, कितना साल चाहिए? 10 साल में 2 साल, वो तो तीनों साल रेसिडेंट है, क्लियर चीज। और 7 साल में 730 दिन, अगर वो 365 को अगर जोड़ भी देंगे 730 को क्रॉस कर जाएगा, यानी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो अगर आपका यहाँ पे 23 हो जाएगा डेट तो आपका रेसिडेंट भी होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेट अगर 24 है तो आपका ना रेसिडेंट हो रहा है, आगे तो चेक ही नहीं करना है। बोलो समझे? तो एक डेट यहाँ पे आपका पूरा बदल के रख देता है क्वेश्चन का चीज को। आया समझ में? चलिए लिख देते हैं हम लोग, जो लिखते हैं उसका लैंग्वेज। सिंस मिस्टर मैत्रा स्टेड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2023-24 फॉर अ पीरियड ऑफ 72 डेज, 72 दिन रहा था ना, दैट इज मोर देन 60 डेज, जो कि 60 दिन से ज्यादा है, बट फॉर अ पीरियड ऑफ 276 डेज आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। लेकिन पीछे 4 साल में वो 276 दिन रहा है, दैट इज लेस देन 365 डेज, जो कि 365 दिन से कम है। तो देयरफॉर ही कुड नॉट सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 1, ना वो पहला कंडीशन को सेटिस्फाई किया ना दूसरा वो सेटिस्फाई किया, हेंस ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, इसीलिए वो इंडिया में रहने वाला नहीं बंदा कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। क्लियर है चीज? क्वेश्चन क्या कहता है? मिस्टर स्मिथ इज अ फॉरेन सिटीजन, कौन सिटीजन है? फॉरेन। सिंस 1991 यानी 1991 से ही विजिट्स इंडिया एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर 100 डेज, हर साल वो अप्रैल महीना में आ जाता है इंडिया और 100 दिन तक वो यहाँ पे रहता है और चले जाता है। हर साल वो 100 दिन तक रहता है, हर साल 100 दिन तक रहता है। फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर स्मिथ फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, करंट ईयर का आपको पूछा गया है। ध्यान से समझना क्या करने वाले हम लोग से। सबसे पहली बात यहाँ पे तुम एक चीज ध्यान रखो, हर साल वो कितना दिन रहा है? 100 दिन। तो हम लोग का प्रीवियस ईयर से अगर स्टार्ट किया जाए, लो ये हमारा प्रीवियस ईयर है, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ डेज, ठीक है, बस इतना ही लिखते हैं। बताइए हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? 2023-24, 23-24 लिखेंगे। 23-24 में वो कितना दिन रहा है? 100 दिन रहा है कि नहीं रहा? बोलो। तो 100 दिन रहा है, वो क्या 182 डेज सेटिस्फाई किया? नहीं, लेकिन वो 60 दिन वाला से तो क्रॉस कर गया है। बोलो, तो यहाँ पे लिख दो दैट इज, बताओ ग्रेटर देन क्या? 60 डेज, दैट इज मोर देन 60 डेज। बोलो हाँ या ना? लेकिन सिर्फ 60 डेज रहने से नहीं होगा, पीछे 4 साल आपको क्या रहना पड़ेगा? 365 दिन से ज्यादा रहना पड़ेगा। आइए पीछे 4 साल हम लोग चेक करेंगे, 2022-23, 2021-22,
20 21 2019 20। अरे बोलो ना, ये 4 साल का हम लोग चेक करेंगे। बताओ ये 4 साल कितना कितना दिन रहा है सर? सब साल तो 100 दिन रहा है, क्योंकि वो हर साल वो 100 दिन के लिए रहा है। बोलो है ना? तो बताओ अगर ये चारों साल को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 400 दिन आता है। दैट इज ग्रेटर देन 365 डेज। बोलो बात समझ में आया? और तुम देख सकते हो वो पहला कंडीशन 182 डेज वाला सेटिस्फाई नहीं किया, लेकिन दूसरा कंडीशन में बोला गया था 60 दिन से ज्यादा रहना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में वो था, और पीछे 4 साल में उसको 365 दिन से ज्यादा रहना पड़ेगा, ये 400 दिन है, यहां भी सेटिस्फाई कर गया। तो बताओ वो रेसिडेंट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? हाँ। अब जब रेसिडेंट हो गया, स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे, रेसिडेंट हो गया तो अब फर्दर चेक करना पड़ेगा क्या? ऑर्डिनरी रेसिडेंट 6 वाला चेक करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? अब सुनना, उसके लिए पेन चेंज करके बताते हैं, ध्यान से समझना एकदम, अभी मजेदार तरीका से समझना एक चीज। बताओ सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्या बोला था? पहला दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या बोला है कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे 10 साल में आपको 2 साल रेसिडेंट रहना है। 2 साल क्या रहना है? रेसिडेंट रहना है। और रेसिडेंट जो सेक्शन 6(1) बोलता है वही वाला ऑप्शन आपको सेटिस्फाई करना है। बताओ प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे 10 साल के बारे में अगर बात करेंगे तो बताओ पीछे 10 साल, पूरा 10 साल तक पहले भी ये लिख लेते हैं। बताओ 2018-19 हो जाएगा, 2017-18 होगा, अरे बोलो ना, फिर हमारा 2016-17 होगा, और क्या होगा 2015-16 होगा। कितना साल हो गया? 2 साल, 4 6 8 ही हुआ है ना, 2 2 4 2 6 2 8 हुआ है। 2014-15 और 2013-14, पिछले साल को, प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे 10 साल जाना है हम लोग को, ठीक है ये। और हर साल वो 100 दिन रहा है, ये बात पता है कि नहीं? हर साल वो 100 दिन रहा है, तो ये बात हम लोग को पता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे 100 दिन करके उसका लिख दिए, कोई दिक्कत? अब सुनो क्या बात की, उसके लिए अब 6 वाला को हम लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आएगा सही से। बताओ बोला है पीछे 10 साल में आपको 2 साल रेसिडेंट रहना है। कितना साल? 2 साल। ये साल को छोड़ के पीछे 10 साल, यहां से पीछे 10 साल यहां तक होता है। बोलो आया ना? एक बात बताओ, जैसे तुम प्रीवियस ईयर 2023-24 में सोचे थे, वैसे ही तुमको 22-23 में सोचना पड़ेगा, वैसे ही तुमको 21-22 में सोचना पड़ेगा, वैसे ही तुमको 20-21 में सोचना पड़ेगा। हर साल आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है उसका। आया समझ में? और कम से कम कितना साल रेसिडेंट रहना पड़ेगा? 2 साल। 10 साल में देखते हैं। बताओ 2022-23 में सोचो, क्या वो 182 दिन था? नहीं, पहला कंडीशन फेल। दूसरा कंडीशन, क्या वो 60 दिन था? हाँ। और इसके पीछे 4 साल में, ये पीछे 4 साल में क्या वो 365 से ज्यादा है कि नहीं है? है, 400 है। अरे बोलो ना, जैसे तुम 2023-24 में ये वाला निकाले थे कि नहीं निकाले थे, वैसे ही 2022-23 का निकालना है, वैसे ही 21-22 का निकालना है, वैसे ही 20-21 का निकालना है, वैसे ही 19-20 का निकालना है, हर साल का निकालना है। लेकिन कम से कम रेसिडेंट कितना साल होना चाहिए? 2 साल। 2 साल हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये बताओ, क्या हमारा 2022-23 में वो रेसिडेंट था कि नहीं था? क्योंकि यहाँ पे 60 दिन से ज्यादा है और पीछे 4 साल में वो 365 दिन से ज्यादा है। अरे बोलो ना, इसका मतलब वो यहाँ पे क्या हो गया है? रेसिडेंट है। बोलो 2021-22 में बताओ क्या है? बोलेंगे सर 2021-22 में वो 60 दिन से ज्यादा है, और इसके पीछे 4 साल में वो कितना है? 365 दिन से ज्यादा है। इसका मतलब वो 2020-21-22 में भी क्या है? रेसिडेंट है। हाँ या ना? आ रहा है समझ में? उसी तरह से हम पूरा बता देते तुमको, 2020-21 में भी वो रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? 2019-20 में भी रेसिडेंट होगा, 2018-19 में भी रेसिडेंट होगा, 2017-18 में भी रेसिडेंट होगा, क्योंकि 2017-18 का एक बार बता देते हैं। बता इसमें कितना है? 60 दिन से ज्यादा। इसके पीछे 4 साल कितना है? बोलेंगे सर 16-17 में भी रेसिडेंट होगा। बोलेंगे सर कैसे? बोलेंगे बताओ यहाँ पे कितना है? 60 दिन से ज्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या 365 दिन से ज्यादा है? बोलेंगे सर 1 साल और ले लेते हैं ना, 10 साल ही तो देखना है तुमको। हाँ या ना? तो यहाँ पे तो 300 हो रहा है, तो क्या यहाँ पे रेसिडेंट है? नहीं, नॉन रेसिडेंट। यहाँ पे और यहाँ पे आया समझ में? हम लोग का तो 7 साल रेसिडेंट हो गया सर। कितना साल रेसिडेंट चाहिए? 16-17 नहीं होगा। क्या 16-17 भी तो नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? 16-17 क्यों? नीचे 365 नहीं होगा तो 16-17, अच्छा 16-17 में लिख दिया क्या? हाँ, तो इसका मतलब 16-17 में भी हमारा रेसिडेंट नहीं होगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। मतलब वो 6 साल रेसिडेंट और 4 साल क्या है?
नॉन रेसिडेंट है। बोलो समझे, हमको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 साल कहीं भी मिल गया छोड़ देंगे, क्योंकि एटलीस्ट 2 इयर्स हम लोग को चाहिए रेसिडेंट, हाँ या ना। तो देखो हम इतना लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको बस बता दिए कि आपको 10 साल का चेक करना है और 10 साल में आपका 2 साल रेसिडेंट हो चुका है। बोलो हाँ या ना। लेकिन पहला कंडीशन सेटिस्फाई करने से काम नहीं होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, 7 साल में 730 दिन रहना पड़ेगा, वो भी पिछला साल को छोड़ के, प्रीवियस ईयर को छोड़ के। तो बताओ यहां से लेकर के यहां तक 7 साल होता है 1 2 3 4 5 6 7 बताओ एक 100 दिन करके अगर 7 जोड़ेंगे 7 साल का तो कितना हो जाएगा, 700 दिन होता है। दैट इज लेस देन 730 डेज। बोलो हाँ या ना। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया और वो रेसिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो पाया। बोलो बात समझ में आया। सर वो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया था, 10 साल में 2 साल वो रेसिडेंट हो गया था, लेकिन क्या वो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई किया? दूसरा कंडीशन क्या बोला गया था, 7 साल में आपको 730 दिन रहना पड़ेगा, जबकि 7 साल में वो सिर्फ 700 दिन रहा था, वो 730 दिन नहीं रहा। इसीलिए सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्या, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्या बोलता है, आइए एक बार ले चलते हैं वहां पे। ये क्या बोलता है, बोलता है कि बोथ द फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आपको 10 साल में 2 साल भी रहना पड़ेगा और आपको 730 दिन भी रहना पड़ेगा 7 साल में। बोलो समझ में आया। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। यही अगर 6(1) वाला होता तो एक तो हो गया तो गुजारा हो गया, लेकिन यहाँ पे दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया, हाँ या ना। चलिए तो आगे हम लोग इस जगह पे, और बात बताओ वो रेसिडेंट है कि नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है। चलो इसको एक बार कॉपी कर लो सही तरीके से और उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे। तो स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, सिंस मिस्टर स्मिथ स्टेड इन प्रीवियस ईयर 2023-24 इन इंडिया फॉर 100 डेज, कितना दिन रहा था, 100 दिन, दैट इज मोर देन 60 डेज, and also more than 365 days in 4 previous year immediately preceding the relevant previous year। बोला है ना, वो 365 दिन से ज्यादा दिन भी रहा है, वो 400 दिन रहा था। So he satisfied second basic condition of section 6 subsection 1। फर्स्ट वाला किया था कि सेकंड वाला, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला तो फेल कर गया था 182 डेज वाला, लेकिन सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। तो देयरफॉर ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, इसलिए वो क्या है, रेसिडेंट। और अगर वो रेसिडेंट है तो फर्दर चेक करना पड़ेगा आगे 6 वाला। तो इसीलिए फर्दर ही इज रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर, कम से कम तो 2 प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंट है। हम लोग का तो 6-7 में था, लेकिन हम लोग को कम से कम 2 पता चल चुका है आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, बट स्टेड इन इंडिया फॉर 700 डेज आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर, दैट इज लेस देन 730 डेज, जो कि 730 दिन से कम है। सो ही कुड नॉट सेटिस्फाई बोथ कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। वहां पे एनी वन होता है लेकिन यहाँ पे बोथ होता है, और दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर सका। देयरफॉर ही इज नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, इसलिए वो क्या बन गया, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो गया। और हेंस अब दोनों को मिलाएंगे तो यहां से रेसिडेंट, यहां से नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, है ना। तो हेंस ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, जिसको RNOR बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, इन इंडिया इन असेसमेंट ईयर 2024-25। प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हो 2023-24 या असेसमेंट ईयर 2024-25। बोलो बात समझ में आया। एक क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर लिखा था इसलिए असेसमेंट ईयर लिख दिए, अगर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर लिखा रहता तो प्रीवियस ईयर लिख देते। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। तो इसी तरह से आपको लैंग्वेज, ये आपका स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा बना क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 वाला भी काम करना था, यानी ऑर्डिनरी वाला भी चेक करना था। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस हो जाता है खत्म, यहीं तक आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन था। हाँ, जितना शीट में आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो पड़ा हुआ है वो क्वेश्चन को आपको घर में बना लेना है, वो सारा आपका होमवर्क है। बोलो बात समझ में आया। नेक्स्ट क्लास एक दिन का आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्स है। कौन सा टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जो रेसिडेंशियल स्टेटस का ही पार्ट होता है, तो वो एक दिन का है जो नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे।